So, gentlemen, welcome back for the third and the last session for today, training number 3 for Certificate in Occupational Safety and Health कोश. अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे that is the analysis or calculation of the risk with different scenarios. तो मैट्रिक्स हम यही यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया हुआ है. तो सबसे पहले काइंडली मुझे फीडबैक दे दें कि मेरी आवाज़ भी क्लियरली आप तक पहुंच रही है और जो स्क्रीन डिस्प्ले है वो भी आप देख पा रहे हैं. मुझे एक फीडबैक दे दें काइंडली. जी, आपका मैसेज आ गया. यस सर, चले ठीक है. थैंक यू. थैंक यू. सो जेंटलमैन, इस पे थोड़ा फोकस करना है आपने और मेरे साथ, मतलब आपने साथ देना है ताकि हम इसको अंडरस्टैंड भी करें और इसको फिर हम कैलकुलेट भी करें. तो एक सिनेरियो ये है जिसमें आपका जो मतलब है कि कंडीशन है. सॉरी, टेरेसिबिलिटी. अच्छा नहीं, सॉरी, ये वाला जो है ना, असल में डॉक्यूमेंट गलत मुझसे हो गया. मैं दूसरा डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करता हूँ. ये प्रैक्टिस रिस्क ये है बेसिकली. यस, अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ. ये एक्चुअल जो इसका प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है ना, वो असल में वो आपका असाइनमेंट वाला जो है ना, वो आ गया था, ओपन हो गया था. ये मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ. जी, ये आई होप के न्यू डॉक्यूमेंट्स यू कैन सी इट. अभी हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं. अच्छा, ये वही वाला फिर ओपन हो गया. सॉरी 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 सॉरी. अभी हमने ये वाला करना है. यस, अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ. Yes. So, gentlemen, now you can see the document for scenarios for risk calculation. अब एक सिनेरियो क्या है इसमें, ये बेसिकली सिनेरियो है फिजिकल हैजर्ड अनकंट्रोल्ड नॉइस एक्सपोजर इन ए शीट मेटल फैब्रिकेशन शॉप. शीट मेटल फैब्रिकेशन शॉप होती है एक मेटल को काटने वाली, मेटल्स के पीसीस बनाने वाली, या जहाँ पे मेटल से रिलेटेड हैवी किस्म का काम हो रहा होता है, उसको शीट मेटल फैब्रिकेशन शॉप कहते हैं. लोकेशन एबीसी शीट मेटल फैब्रिकेशन शॉप है जी. एक्टिविटी क्या हो रही है यहाँ पे? अ क्रू ऑफ 3 वर्कर्स, 3 वर्कर हैं वहाँ पे. वेल्डर, मशीन ऑपरेटर एंड मटेरियल हैंडलर आर फैब्रिकेटिंग वेंटिलेशन डक्ट्स फॉर ए लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट. ठीक है ना? एक बड़ा कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है जिसमें जो 3 ऑपरेटर्स हैं, जिसमें एक वेल्डर भी काम कर रहा है, मशीन ऑपरेटर भी है और मेटल मटेरियल हैंडलर भी है. क्या कर रहे हैं ये कि वहाँ पे जो वेंटिलेशन का सिस्टम इंस्टॉल होना है उस बिल्डिंग के अंदर, ठीक है ना, उनकी जो डक्ट्स हैं उनके ऊपर कोई काम कर रहे हैं, उनकी फैब्रिकेशन कर रहे हैं. ठीक है ना, नई डक्ट्स बना रहे हैं फॉर एग्जांपल. ठीक है, अब वहाँ पे सोर्सेज ऑफ द नॉइज क्या है? वेल्डिंग जो मशीन है उससे कितनी किस्म का, किस लेवल का सोर्स नॉइज जनरेट हो रहा है? 95 डेसिबल. द वेल्डर इज कंटिन्यूअसली यूजिंग ए सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन टू ज्वाइन शीट मेटल पैनल्स. शीट के मेटल्स हैं, पैनल्स हैं जिनको वो जोड़ने के लिए वेल्ड कर रहा है और उससे शोर पैदा होता है. उसकी इंटेंसिटी क्या है? 95 डेसिबल. बेंडिंग मशीन जो है अनदर, वहाँ पे एक ऑपरेशन हो रहा है जो मशीन ऑपरेटर का कर रहा है और उसका जो शोर का लेवल है वो क्या है? नॉइज का लेवल 100 dB. ठीक है ना? ये आपने मतलब वहाँ पे जो नॉइज मीटर होता है जिससे आप नॉइज का लेवल चेक करते हैं, उससे आपने चेक किया. द मशीन ऑपरेटर इज यूजिंग ए हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन टू फॉर्म शीट मेटल इनटू स्पेसिफिक शेप्स. दिस मशीन जनरेट्स लॉट बैंगिंग नॉइजेस ड्यूरिंग ईच बेंड. ठीक है ना? वो बेंडिंग का जो ऑपरेशन है उसमें शीट मेटल की, उसमें बड़ा जोर लगता है, बड़े प्रेशर के साथ उसको बेंड करना पड़ता है, तो उससे शोर होता है. और वो शोर आपने जब
यानी नॉइज का लेवल जब चेक किया नॉइज मीटर से तो वो 100 dB पे पहुंचा हुआ था। उसके बाद न्यूमेटिक शीयर्स का तीसरा फंक्शन जो ऑपरेट हो रहा है, मटेरियल हैंडलर जो है वो क्या कर रहा है, उसका उसकी जो एक्टिविटी है उससे जो शोर वहाँ पे जनरेट हो रहा है, नॉइज जनरेट हो रहा है, दैट इज 90 डेसिबल। द मटेरियल हैंडलर इज यूजिंग न्यूमेटिक शीयर्स टू कट शीट मेटल्स टू साइज। ठीक है जी। अब सोर्सेस आपको पता लग गया जी, शोर का सोर्स कहाँ कहाँ से शोर आ रहा है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हैजर्ड आपने कर ली। अब आपने उसको देखना है लाइक्लीहुड को। ठीक है जी। ऑल थ्री नॉइज सोर्सेज आर ऑपरेटिंग कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द वर्क डे। अब आपने अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज करना है कि ये लाइक्लीहुड में ये सिचुएशन है। ठीक है, द शॉप इज ए रिलेटिवली स्मॉल एंड इनक्लोज स्पेस विद मिनिमल साउंड डैम्पिंग मटेरियल। ठीक है ना, ये सिचुएशंस आपके सामने रखी जा रही हैं। वर्कर्स आर ऑफन पोजिशन क्लोज टू द नॉइज सोर्सेज वाइल परफॉर्मिंग देयर टास्क। ठीक है ना। अगर हम सिविरिटी की बात कर लें कि वहां पे सिविरिटी की क्या कंडीशंस है, द कंबाइंड नॉइज लेवल फ्रॉम ऑल थ्री सोर्सेज likely exceed 90 डेसिबल फॉर ए सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन थ्रू आउट दी वर्क डे। मतलब अगर आप तीनों का कंबाइन डीबी अगर हम नॉइज लेवल जनरेट कैलकुलेट करें तो वो 90 डेसिबल बनता है। ठीक है ना। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू नॉइज एक्सीडिंग 85 डेसिबल जो कि स्टैंडर्ड है ओशा का, कैन लीड टू नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। यानी यानी 85 से ऊपर आपका अगर शोर चला जाता है तो वो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो जाती है, इन ए परमानेंट एंड इरिवर्सिबल कंडीशन। सिविरिटी की आप अंदाजा लगाएं। NIHL can significantly impact a worker's ability to communicate and also cause tinnitus ringing in the ears। ये भी सिविरिटी की एक मतलब कंडीशन है कि ना सिर्फ शोर का लेवल ज्यादा है बल्कि वो नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस जनरेट कर सकता है, और उसके बाद वर्कर की जो वहाँ पे काम करने और कम्युनिकेट करने की एबिलिटी है उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो अब देखें, अब आपके सामने लाइक्लीहुड की कंडीशंस भी हैं, सिविरिटी की कंडीशंस भी हैं। अब आपने रिस्क को कैलकुलेट करना है, इसको जहन में रखें इस मैट्रिक्स को। ठीक है ना। अब मुझे ये बताएं कि इस सूरत में आप लाइक्लीहुड को कितने मार्क देंगे। जो कंडीशंस नीचे मेंशन हुई हुई है, ये जो कंडीशंस आपके सामने मैंने रखी हैं तीन इनकी कंडीशंस, इन कंडीशंस को अगर आप जहन में रखें तो आपको यहाँ पे लाइक्लीहुड को कितने मार्क्स देने चाहिए, 1 से लेके 5 तक का स्केल है आपके पास, आप कितने पॉइंट्स उसको देंगे। क्या आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग है इस सिलसिले में। जी मोहम्मद उमर, अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, साबरी अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप काइंडली बेशक मुझे हाँ मैसेज के थ्रू बता दें, कोई मतलब इशू नहीं है। जी। अच्छा, साबरी ने लिखा है 3 और आपने मोहम्मद उमर आपने लिखा है 4। अच्छा ठीक है जी। अ, आप ठीक है चले, आप आपका अपने अपनी एक जजमेंट आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें सिविरिटी की, ठीक है ना, तो ये जो 3 कंडीशंस हैं इनको अगर आप जहन में रखें तो आप सिविरिटी को कितने मार्क्स देंगे, जो इस मैट्रिक्स से आपने डिटरमिन करना है। सिविरिटी के 5 पॉइंट्स हैं, जैसे ये देखें ना, ये सिविरिटी है ना आपकी हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर 1 to 5, ये बेसिकली लाइक्लीहुड है 1 to 5 जो अप एंड डाउन है यानी वर्टिकल लेवल पे। तो इसमें आप अगर ये देखें, वो कंडीशन जेन में रखें तो आपके जेन में क्या आता है कि इसमें से किस किस्म की जो है वो सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है अगर ये वाली कंडीशंस हो सिविरिटी की। ठीक है ना। इनमें से कौन सा स्केल जो है आपके जेन में आता है कि वो फिट बैठता है। जी। अच्छा जी, सिविरिटी 4, अच्छा सिविरिटी भी 4 है और लाइक्लीहुड भी 4 है। जी मिस्टर साबरी, आप की क्या ओपिनियन है इस सिलसिले में। साबरी आप काइंडली मुझे बताएं अपनी ओपिनियन कि आप सिविरिटी को कितने मार्क्स देते हैं यहाँ पे। जी साबरी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। अच्छा, आपने ऊपर मेरा ख्याल है नहीं, आपने सिर्फ अभी तक लाइक्लीहुड को किया है। चले बहरहाल,
ठीक है अब मतलब। मैंने आंसर दे दिया, मैंने 4 किया, उसको आंसर दे दिया मैंने, वैसे अच्छा मैसेज। अच्छा अच्छा, शायद मैं भी डिस्प्ले नहीं हो रहा सही तरह मेरे पास। तो चले, ठीक है। आपने भी 4 सिविरिटी को मार्क्स दिए हैं, और मिस्टर उमर ने भी 4 दिए हैं, जबकि आपका लाइक्लीहुड का लेवल थोड़ा सा दोनों का डिफरेंट है। ये दिस इज द परसेप्शन। अब अगर आप इसको, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 85 डेसिबल है ना, इससे ऊपर जब आप चले गए हैं ना, तो आपका जो है ना, आपकी लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग दिस NIACL, ये मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है ना, ये मैक्सिमम हो जाती है। इस सूरत में मतलब आपकी सिविरिटी का लेवल 5 बनता है, क्योंकि इसमें देखें कि आपकी ये जो सिविरिटी है, वो दैट इज इरिवर्सिबल कंडीशन। ये परमानेंट सिविरिटी है, इरिवर्सिबल। यानी ये वाली कंडीशन जब 85 डेसिबल से ऊपर चले जाते हैं ना, तो उसमें जो आपका लॉस होगा, आपका कॉन्सिक्वेंसेज होगा, आपकी जो हेल्थ इंपैक्ट होगी, उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं होगा। दैट इज फेटेलिटी, ठीक है ना, दैट इज कैटास्ट्रॉफिक। तो उस सूरत में जो है, आप उसको अगर 5 भी मार्क्स दे, तो जेन्युइन बनता है वो, सिविरिटी उसकी 5 मैक्सिमम उसके ऊपर है। ठीक है जी, ओके चले। अच्छा, अब अगर हम देखें, पहले लाइक्लीहुड को हम देख लेते हैं। अब लाइक्लीहुड में क्या है कि ऑल 3 नॉइज सोर्सेज आर ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली थ्रू आउट द वर्क डे। अब एक्सपोजर देखें आप, कि तीनों सोर्स काम कर रहे हैं, तीनों चल रहे हैं, और थ्रू आउट द वर्क डे चल रहे हैं। द शॉप इज ए रिलेटिवली स्मॉल एंड इनक्लोज स्पेस। दूसरी इसमें मतलब है कि लाइक्लीहुड को बढ़ाने वाली कंडीशन क्या है, कि एक छोटी शॉप है, 3 मशीन वहां पे काम कर रही हैं, और डैम्पिंग मिनिमल है। डैम्पिंग है सही, साउंड की डैम्पिंग हल्की फुल्की है, तो मिनिमल है, ठीक है ना, लेकिन है यहाँ पे थोड़ी सी डैम्पिंग। इसका मतलब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं कि चूंकि ये मिनिमल डैम्पिंग, साउंड डैम्पिंग का फैक्टर आया यहाँ पे, तो इसलिए हम ये लाइक्लीहुड को 5 की बजाय थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, 4 पे ले जाते हैं, ठीक है ना। अब वर्कर्स और ऑफन पोजीशन क्लोज टू द नॉइज सोर्सेज वेल परफॉर्मिंग दियर अनदर लाइक्लीहुड की हाईएस्ट फॉर्म है। ठीक है ना। अब अगर इन तीनों कंडीशंस को ध्यान में रखें, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक मार्जिन मिल रहा है कि यहाँ पे मिनिमल साउंड डैम्पिंग का फैक्टर मौजूद है, इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक इसको हम लाइक्लीहुड 4 देंगे। यानी इसको 4 वाले फैक्टर में रखेंगे, कि जहाँ पे ये लाइकली है कि ये आपको इम्पैक्ट कर जाए। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि लाइकली इसलिए रखा है, क्योंकि थोड़ा सा आपको मार्जिन मौजूद है यहाँ पे, मतलब कंट्रोल का। ठीक है, अगर ये कंट्रोल का मार्जिन ना होता, तो फिर हम इसको भी 5 पे रखते। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 20। 20 जब आपका टोटल रिस्क आएगा, तो दैट मीन्स ए मेजर रिस्क, मतलब आपका जो रिस्क लेवल है हाई है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप इसको एनालाइज करते हैं, एवेलुएट करते हैं, तो फिर आपने 3 कलर्स में इन बॉक्सेस को डिवाइड किया हुआ है। ग्रीन जो है एरिया, दैट इज मिनिमम रिस्क, लोअर लेवल का रिस्क जो येलो है, दैट इज मीडियम रिस्क, और जो रेड है वो दैट इज हाई रिस्क। तो इस तरह आपका जो, इवन के अगर आप अपने उसमें अपनी मतलब कैलकुलेशन में करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 12, तो 12 जो रिस्क लेवल आएगा, वो आएगा मीडियम में। अब आप देखें कि कितना फर्क पड़ गया है आपकी कैलकुलेशन से, आपकी जजमेंट से, कि एक जो एक्चुअल हाई लेवल का रिस्क है, जिसको फौरी तवज्जो देने की जरूरत है, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, तो फिर वो आपका रिस्क लेवल डाउन हो गया। जब डाउन हो गया रिस्क लेवल, तो फिर आप उसके ऊपर कंट्रोल मेजर्स उस अटेंशन के साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, मतलब आप थोड़ा सा कहेंगे यार ठीक है, 2-3 दिन के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे, जबकि एक्चुअल वो रिस्क का लेवल हाई है। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन अगर आप प्रॉपर नहीं करें, और ये मैंने आपको बताया कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको कैलकुलेट करने के लिए, कि आप कैसे कब सही कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीज आती है एक्सपीरियंस के ऊपर। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, उस हिसाब से आपकी ये स्किल इनहेंस होती है, टू कैलकुलेट द रिस्क एग्जैक्टली। ठीक है ना। बट ये मतलब चूंकि तरीकाकार इसका यही है, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। ठीक है जी। तो इसकी सिविरिटी होगी 20। अब हम दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। ये एक
केमिकल हैजर्ड से रिलेटेड है, जिसको हम क्लोरीन लीक एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें क्लोरीन यूज होती है। आपको पता है पानी की सफाई के लिए क्लोरीन एक बेस्ट मतलब केमिकल है, ठीक है ना। तो इसको वहां पे यूज किया जा रहा है। केमिकल का नाम है क्लोरीन, ठीक है। लोकेशन क्या है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नियर ए मेजर सिटी। पॉपुलेशन उसकी 5 लाख है। लाइक्लीहुड क्या है, लाइक्लीहुड की कंडीशंस को जरा गौर से इसको देखें। क्लोरीन इज टिपिकली स्टोर्ड इन प्रेशराइज्ड कंटेनर्स विद मल्टीपल सेफ्टी मेजर्स, ठीक है ना। क्लोरीन को प्रेशराइज्ड कंटेनर्स के अंदर सेव किया जाता है और उसमें मल्टीपल सेफ्टी मेजर्स प्लेस किए हुए हैं, ठीक है। रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर आर इन प्लेस टू मिनिमाइज लीक, ठीक है ना। इंस्पेक्शन भी हो रही है। लाइक्लीहुड की कंडीशंस को देखें आप। उसके बाद है सिविरिटी। क्लोरीन गैस इज ए सीवियर रेस्पिरेटरी इरिटेंट। Inhalation can cause fluid buildup in the lungs, pulmonary edema leading to respiratory failure and death. A leak in a populated area could cause widespread casualties. Evacuation of the surrounding area would be necessary, impacting residents and business. अब आप मुझे ये बताएं कि आपने लाइक्लीहुड की कंडीशंस देख ली, सिविरिटी की कंडीशंस देख ली। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि आप रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स का यूज करें और सबसे पहले मुझे लाइक्लीहुड आइडेंटिफाई करके बताएं, तो क्या कितने मार्क्स देंगे आप लाइक्लीहुड को 1 से लेके 5 तक, जब ये वाली कंडीशंस आपके सामने हो। ये वाली जो है, क्लोरीन इज टिपिकली स्टोर्ड इन प्रेशराइज्ड, मतलब प्रेशराइज्ड कंटेनर्स के अंदर उसको स्टोर किया गया और सेफ्टी मेजर्स भी लिए गए हैं, ठीक है ना। इंस्पेक्शन भी हो रही है, उनकी मेंटेनेंस को भी फॉलो किया जाता है वहां पे प्रोसीजर को। तो उस सूरत में कितने मार्क्स देंगे आप उसको आउट ऑफ 5? जी। अच्छा जी, आपने साबरी आपने कहा जी कि 4 देंगे, ठीक है जी। उमर लाइक्लीहुड को 2 देंगे, ठीक है, सही है। आपके 4 हो गए साबरी और आपके 2 हो गए। अच्छा, अब हम सिविरिटी की बात करते हैं, फिर फाइनल हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं। सिविरिटी में जी उमर आप कितने मार्क्स देंगे इसको, और साबरी आप कितने मार्क्स देंगे, अपने अपने लिखे अपने अपने पॉइंट्स। अच्छा जी, साबरी ने दिए हैं 5 और मोहम्मद उमर ने दिए हैं 3, ठीक है जी। ठीक है, अगर आपका मोहम्मद उमर का रिस्क कैलकुलेट करें हम, तो 3 × 2 6 बनता है। जबकि साबरी का रिस्क लेवल हम कैलकुलेट करें तो 5 × 4 20 बनता है। यानी आपका रिस्क लेवल साबरी इस सिचुएशन में हाई है, और उमर आपका जो रिस्क लेवल है वो है लो पे, मिनिमम पे, ठीक है ना। 3 × 2 मतलब 6। 6 मतलब ये लो लेवल का रिस्क है, ग्रीन एरिया में, ठीक है ना। जबकि मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ कि क्यों हम लाइक्लीहुड इसकी किस लेवल की ले सकते हैं। अब देखें, एक तो यहाँ पे ये मतलब सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस है कि उसको इन्होंने प्रेशराइज्ड कंटेनर्स के अंदर सेव किया हुआ है, और फिर उसके बाद मल्टीपल सेफ्टी मेजर्स भी लिए हुए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद उसकी रेगुलर इंस्पेक्शन भी हो रही है और मेंटेनेंस भी हो रही है। 4 पॉइंट्स तो 4 नंबर तो आपके यहीं पे कट गए 5 में से, पीछे रह गया एक, ठीक है ना। प्रोसीजर्स आर इन प्लेस टू मिनिमाइज रिस्क, यानी 4 मैयर चूंकि लिए हुए हैं, तो आप इसकी लाइकलीहुड ऑफ द अकरेंस ऑफ दिस हैजार्डियस इवेंट इज मिनिमल। तो 2 जो पॉइंट्स दिए हैं मिस्टर उमर ने, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। आप 2 भी दे सकते हैं, आप 1 पे भी उसको रख सकते हैं, ठीक है। बट चले, 2 ठीक है, रैशनल है उसमें। अब अगर आप सिविरिटी की बात कर लें, तो सिविरिटी में ये है कि जी इसमें जो सिविरिटी का लेवल है वो डेथ तक लेके जाता है, और वाइड स्प्रेड कैजुअलिटीज इसमें हो सकती हैं। यानी ये एक फर्टेलिटी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन इमर्ज कर सकती है अगर ये लीकेज होती है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसकी जो सिविरिटी का लेवल है वो 5 है, ठीक है ना। 5 है ना, जिसमें हमने कहा था कि अगर इसका अगर रिस्क का लेवल वाइड स्प्रेड हो, कैजुअलिटीज वाइड स्प्रेड हो और फर्टेलिटीज ज्यादा हो, कैटास्ट्रोफिक हो, तो फिर उसका लेवल हम मैक्सिमम रखेंगे। तो 5 × 2
10 मेरे हिसाब से इसकी जो रिस्क रेटिंग आती है 10 पे आती है। अब हम देखते हैं कि 10 जो है वो किस सेक्शन में है। 10 आ रहा है बेसिकली जी आपके मीडियम लेवल के रिस्क के अंदर, क्योंकि देखें ना अब यहाँ पे ऑलरेडी रिस्क कुछ फैक्टर्स जो है कंट्रोल मेजर्स इन प्लेस हैं। तो मतलब लेकिन फिर भी अभी भी इसका रिस्क लेवल जो है वो मीडियम लेवल पे है। तो आपको इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी ना करें बेशक आप, यानी ऑलरेडी चूंकि जो प्लेस आपने मेजर्स लिए हुए हैं उनमें से देखें कि मजीद कौन से मेजर्स आप ले सकते हैं कि ये लीकेज जो है आप उसको प्रिवेंट कर सकें मुकम्मल तौर पे। तो मीडियम लेवल का रिस्क है, इसमें आप काम चलते चलते के दौरान आप मेजर्स ले सकते हैं, एक टाइमलाइन रख सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मतलब जो आपने आइडेंटिफाई किया है हैजर्ड उसमें से लीकेज को रोकने का अगर कोई और चीज़ आपके सामने आई है जो कि लीकेज का बायस बन सकती है। मसलन वहाँ पे मिसाल के तौर पे वहाँ पे आप सेफ्टी साइंस लगा दें, ठीक है ना, कि यहाँ पे कोई लीकेज का खतरा है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो आपने आइडेंटिफाई की है। तो इस जब आप रिस्क लेवल आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आप उसको कंट्रोल मेजर्स भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर हम तीसरा सिनेरियो जो है उसकी बात कर लें तो ये है लीकेज ऑफ HAVC। HAVC क्या होता है? हीटिंग एंड वेंटिलेशन। आपका जो एयर हीटिंग एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन जो सिस्टम होता है आपका उसको HAVC कहते हैं। उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ है, ठीक है ना, यानी आपके जो बायोलॉजिकल यहाँ पे रिस्क है वो मौजूद है फ्रॉम ए कंटेमिनेटेड फर्मेंटेशन टैंक इन ए बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फैसिलिटी प्रोडक्शन फैसिलिटी, ठीक है ना, कि वहाँ पे कोई वाटर टैंक है जिसमें कोई इस तरह की एक्टिविटी पानी मौजूद है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये बायोलॉजिकल हैजर्ड जो है उनके चांसेस हैं, ठीक है। उसमें लाइवलीहुड क्या है कि रैशनल क्या है कि फर्मेंटेशन टैंक्स आर टिपिकली इक्विप्ड विद robust contaminant measures to prevent leaks. However, unforeseen equipment failures, human errors during maintenance procedure, or breaches caused by accidents could potentially lead to a leak. मतलब जो फर्मेंटेशन टैंक्स हैं वो बेसिकली खुद इतने मजबूत होते हैं कि वो कंटेन कर लेते हैं लीक्स को, प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है। वो मौजूद है, फर्मेंटेशन टैंक ही उस कंपनी ने लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी वहां पे चांसेस हैं अनफोर्सीन के, ठीक है। इक्विपमेंट फेलियर हो गया आपका, कोई ह्यूमन एरर हो गई है या इस तरह की कोई चीज या ब्रीच होगी आपकी कोई प्रोटोकॉल, तो उससे लाइकलीहुड है सही वहां पे, ठीक है ना। सिविरिटी की अगर हम बात कर लें तो सिविरिटी की क्या कंडीशंस हैं जी? जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इन्फेक्शन ऑफ द पर्सनल विद HAVC कॉजिंग एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट शॉर्ट टर्म हेपेटाइटिस हो सकता है, दिस कैन रिजल्ट इन लॉस्ट वर्क डेज मेडिकल। हेपेटाइटिस मतलब क्या होता है जिसको जॉन्डिस कहते हैं हम, जो एक्यूट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक हफ्ते के लिए आपको पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, फिर ठीक हो जाता है। एंड पोटेंशियल लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशन फॉर अफेक्टेड एम्प्लॉइज, प्रोडक्शन शट डाउन ड्यू टू द decontamination procedures, a leak would necessitate a facility shutdown to contain the contamination, and ये उसका दूसरा impact है। And conduct through documentation, this can significantly disrupt production schedules and cause financial losses। तीसरा उसका impact क्या हो सकता है, consequence क्या हो सकता है? Potential regulatory penalties हो सकती हैं आपको, and reputational damage हो सकता है। Regulatory bodies may impose fines for non-compliance with biosafety standards। A leak incident can also damage the company's reputation and erode public trust। ये वाले आपके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो अगर अब यहाँ पे हम लाइकलीहुड की जो कंडीशंस हैं उनको जहन में रखें तो कौन सा नंबर हम इसको या कौन सी वैल्यू हमें देनी चाहिए, 1 से लेके 5 तक का जो स्केल है हमारे पास उनमें से कौन सा नंबर जो है वो इसके लिए बेहतर फिट बैठता है जी? मिस्टर उमर, मिस्टर साबरी जी, काइंडली बताएं क्या ख्याल है, क्या ओपिनियन है आपकी इस जी आपका मैसेज आ गया, ठीक है। उमर ने बताया जी लाइकलीहुड 3 है और सिविरिटी 4 है। जी साबरी आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या ओपिनियन है? आपका मैसेज आ जाए ना फिर देखते हैं। जी 3 आपकी लाइकलीहुड और सिविरिटी कितनी आप दे रहे हैं इसको?
सर मैंने लाइक्लीहुड 2 दिया और सिविलिटी 3 दी है इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, आपने पहले लाइक्लीहुड मेंशन कर दिया, ठीक है। यानी 6 लेवल है आपका रिस्क का, और मोहम्मद उमर जो है उनका लेवल ऑफ रिस्क जो है 4 × 3 12। अब देखिए कितना फर्क पड़ गया। यानी 6 लेवल जो है वो लो रिस्क में आता है, और 12 जो है वो लेवल मीडियम में चला जाता है, ठीक है ना। यानी इतना फर्क पड़ जाता है परसेप्शन से। अगर आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर ना हो तो रिस्क का लेवल कैलकुलेट करने में बाज़ औक़ात कितनी गलती हो जाती है, ठीक है ना। अब मैं जो आपको रैशनल यहाँ पे देने लगा हूँ, जो मतलब एक ओपिनियन देने लगा हूँ अपनी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, तो लाइक्लीहुड को हम पहले एनालाइज कर लेते हैं। कहता है कि फर्मेंटेशन टैंक्स आर टिपिकली इक्विप्ड विद रोबस्ट कंटामिनेंट प्रेशर्स। जी, ओके। मतलब ये जो फर्मेंटेशन टैंक्स हैं ना, वो उन्होंने यूज किए हुए हैं, ठीक है ना, वहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद जो कि लीक्स को प्रिवेंट करते हैं, यानी प्रिवेंशन का अरेंजमेंट है उनके पास, लेकिन एक अनफोर्सीन का फैक्टर जो है ना वो होता है वहाँ पे। कोई ह्यूमन फेलियर हो गई है, ट्रेनिंग नहीं है बंदे की, कोई गलती हो गई है, कोई मेंटेनेंस प्रोसीजर में कोई ब्रीच हो गई है, ठीक है ना। तो उसमें लाइक्लीहुड का फैक्टर है। अगर ये सारी चीज़ें हों तो वो सारी कंडीशंस है ना। तो मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में हमें लाइक्लीहुड को लेवल 3 पे रखना चाहिए, ठीक है ना। यानी एक तो उसमें स्ट्रेंथ है फर्मेंटेशन टैंक की, लेकिन अनफोर्सीन का फैक्टर एक है, तो हम इसको सेंटर में रखते हैं 2 और 3। 3 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, लेकिन 3 ज़्यादा मुझे सुटेबल लग रही है यहाँ पे। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लें, तो कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी यहाँ पे सिवियर किस्म के नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। शुरू की पहली हम स्टेटमेंट देखें तो हमें वो कहता है कि एक्यूट हेपेटाइटिस, ठीक है ना, ये है। और दूसरी सिचुएशन देखें कि आपका पूरा प्लांट शट डाउन हो सकता है डिकंटेमिनेशन प्रोसीजर की वजह से, अगर लीक हो जाती है वहाँ पे क्लोरीन, ये सॉरी, ये जो बायोलॉजिकल पैथोजन है, ठीक है ना, अगर उसका एक्सपोजर हो जाता है। और आपको मतलब मुकम्मल डिकंटेमिनेट करने की जरूरत पड़ सकती है पूरे प्लांट को, ठीक है। यानी इसमें जो सिविरिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंस है, मतलब बंदे की जो हेल्थ इंजरी है वो दरमियाने लेवल की है, एक्यूट लेवल की है, ठीक है ना। जब एक्यूट लेवल की है तो आप इसको सिविरिटी को भी मतलब है कि लेवल 3 पे रख सकते हैं, ठीक है ना। 2 पे भी रख सकते हैं, लेकिन 3 पे भी रख सकते हैं आप। 3 और 2 दोनों रेलिवेंट है, मतलब इस सिविरिटी की सिचुएशन के मुताबिक। तो उस हिसाब से अगर 3 × 3 करें तो ये 9 में आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो 9 जो है वो आपका आता है लेवल जो है वो मीडियम लेवल। तो जब मीडियम लेवल का रिस्क हो तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे जो है वो कंट्रोल मेजर्स लेंगे, ठीक है जी। तो क्लियर है यहाँ तक आपको आइडिया रिस्क को कैलकुलेट करने का। इतनी जो प्रैक्टिस है इससे आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी। कल भी मैंने आपको करवाई थी जो कि रिस्क कैलकुलेटर के जरिए करवाई थी, आज मैंने आपको मैनुअल तरीके से करवाई है प्रैक्टिस, ताकि आपको इसका आइडिया। जी ठीक 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 ठीक, ओके ओके। जी जी जब, सर, ये मवाद हमें सारा एलएमएफ से मिल जाएगा ना? यहाँ पे आपने वो अपलोड किया हुआ है, ये जो आप भी आप हमें जी सिखा रहे हैं। सारा ये एलएमएस का मकसद ही ये है कि आपको जितना मटेरियल मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उससे एडिशनल भी मिलेगा। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपकी लर्निंग के लिए होंगी वहाँ पे कुछ। मतलब जैसे आप अगर एलएमएस को ज्वाइन करें तो आपको पता चलेगा कि मैंने सऊदी जो लेटेस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी का लॉ है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी जिसको वो कहते हैं, उसका डॉक्यूमेंट भी मैंने उसमें शेयर किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ये मटेरियल तो सारा मिलेगा ही मिलेगा, इससे एडिशनल भी आपको मिलेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एलएमएस ज्वाइन कर लें, ताकि वो आपको मटेरियल सारा वहाँ पे मिले। अगर कोई चीज़ मिसिंग है, किसी वक्त आप फ्री टाइम है आपके पास, आप ओपन करें। आपने अगर कोई क्लास रिपीट करके देखनी है उसको रिपीट कर लें, अगर कोई प्रैक्टिस दोबारा करनी है दोबारा कर लें, अगर आपने कोई पॉइंट दोबारा रिपीट करके चेक करना है तो उसको कर लें। तो ये आपके फ़ायदे की चीज़ है ना आपके लिए, ताकि आप अच्छी तरह लर्न कर सकें। तो आप उसको ज्वाइन करें, सारा मटेरियल इंशाल्लाह आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है जी। जी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चलें, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे ये बताएं कि इस कैलकुलेशन के हवाले से किसी किस्म की कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन आपका
या कोई और आप पॉइंट ऐड करना चाहते हैं? कोई है पॉइंट आपका इसमें से? नहीं सर, वक्त तो कोई नहीं, समझ आ गई है इसकी। चलें, गुड। अब आपको प्रैक्टिस करना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। अब इसको मैं आपको ना एक इसमें ये भी फाइल अटैच करूंगा। इसमें दो और सिनेरियो भी हैं, उस पे आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और फाइल मैं अटैच करूंगा जो आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आप मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उसकी खुद कैलकुलेट कीजिएगा उसकी सिविरिटी। वैसे मैंने वहाँ पे कैलकुलेट करके लगाई हुई है, लेकिन आप उसको फिलहाल मतलब नीचे कर लीजिएगा ना, जहाँ कैलकुलेशन जहाँ पे हुई हुई है। तो आप उसकी स्टेटमेंट से जो है ना वो अपना एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा, अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर उसको देखिएगा जो नीचे मैंने उसकी रिजल्ट निकाले हुए हैं उससे कितना मैच करता है आपका रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस करने से आपको जो है ना इंशाल्लाह ताला रिस्क असेसमेंट की बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और जब आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी तो फिर मतलब आप किसी भी लेवल की रिस्क असेसमेंट करेंगे ना, तो आप क्लोज टू रियलिटी होंगे, मतलब करेक्टनेस के करीब होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। सो जी जेंटलमैन, सर, इंशाल्लाह। सर एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, रिस्क असेसमेंट जब हम करते हैं तो इसको स्टेप बाय स्टेप जब करते हैं हम, तो इसको सीक्वेंसली कैसे लेके जाना है? पहले हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, उसके बाद लाइक्लीहुड और सेवेरिटी के बाद कंट्रोल मेजर्स आते हैं ना? जी। अच्छा, इसके बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर पहले के ऊपर जो स्टेप करना होता है, वो आपने जितने भी इवेंट हो रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट की, जिस ऑर्गेनाइजेशन की, जिस एरिया की आप रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो उसको डिफाइन करें कि ये एरिया है जिसकी मैं ये रिस्क असेसमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उस एरिया की तमाम एक्टिविटीज आप लिख लें। मसलन फर्ज करें एक आपका जो है स्टोर है, आपकी कंपनी का स्टोरेज एरिया है, ठीक है ना। आपको आपके मैनेजर ने कहा जी कि आप उसकी रिस्क असेसमेंट करें। अब आपने सबसे पहले तो मेन जो एरिया है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, जी ये स्टोर है मेरा, मेरी कंपनी का, इसकी मैंने रिस्क असेसमेंट करनी है। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, उस स्टोर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ना, उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। एक्टिविटीज मसलन वहाँ पे स्टोरेज के लिए रैक रखे हुए हैं, स्टोरेज के लिए जो है वो लोग हाथ से कार्टन उठा के ऊपर नीचे रख रहे हैं। स्टोरेज में और एक्टिविटी क्या है, उसमें फोर्कलिफ्ट ट्रक चल रहे हैं। स्टोरेज के लिए और एक्टिविटीज़ क्या है कि वहाँ पे जो है वो पंखे भी चल रहे हैं, ठीक है। स्टोरेज के लिए एक एंट्री गेट है, एक एग्जिट गेट है, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है। अगर वहाँ पे मिसाल के तौर पे कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है आपकी स्टोर के अंदर ही, कोई नई चीज वहां पे बना रहे हैं, आप नया केबन बना रहे हैं, तो उसमें वेल्डिंग हो रही है, तो उसको भी आप, क्योंकि जब आप असेसमेंट करते हैं ना, तो उस वक्त की सिचुएशन को आपने देखना होता है। चाहे वो 2 दिन के लिए ही वेल्डिंग अगर हो रही है, लेकिन आपकी रिस्क असेसमेंट के दौरान में अगर आ गई है, तो उसको आप अपनी असेसमेंट के अंदर मेंशन करेंगे। तो वो आपने सारी जो है ना वो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको डिटरमिन कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे उन एक्टिविटीज में से हैजर्डियस एक्टिविटीज कौन सी हैं। मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पे मतलब मैनुअल हैंडलिंग हो रही है, ये एक एक्टिविटी है, आप ये देखिए कि मैनुअल हैंडलिंग एज पर प्रोसीजर हो रही है, या जो एज पर डेजिग्नेटेड वेट है उसके मुताबिक हो रही है। मसलन अगर वहाँ पे मैक्सिमम वेट लिमिट लिखी है आपके प्रोसीजर के अंदर के जी वो 20 kg से ज़्यादा एक मैनुअल हैंडलिंग नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे 25-25 kg के वेट भी हैं और उनको भी वर्कर उठा रहे हैं, दिस मीन्स दिस इज ए हैजर्ड, ठीक है ना। ये मैनुअल हैंडलिंग एक हैजर्डियस एक्टिविटी है, तो इसको आइडेंटिफाई किया। अब आप आगे चलेंगे, मतलब आपने उस मेन एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर ली, मेन उस एरिया को जिसमें आपने रिस्क असेसमेंट करनी है। फिर आपने अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी लिस्ट बना ली। फिर आपने हैजर्डियस एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, एंड देन फिर आप रिस्क असेसमेंट करेंगे। रिस्क असेसमेंट मीन्स कि आप रिस्क एनालिसिस करेंगे या रिस्क कैलकुलेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। आप ये फिर जो सिनेरियोज हैं डेवलप करेंगे कि जो मतलब 25 kg का वेट जो बंदा उठा रहा है, उसमें लाइकलीहुड क्या है उसके मतलब इम्पैक्ट होने की। अब जाहिर है 25 kg का वेट अगर उठा रहा है, तो वो अगर मसलसल 3 4 5 दिन रेगुलर उठाएगा, अगर वो उसकी हेल्थ कंडीशन वीक है, तो वो डेफिनेटली उसको इम्पैक्ट करेगा ना, तो उसमें लाइकलीहुड जनरेट हो जाएगी। सिविरिटी क्या है,
सिविरिटी की, अगर फर्ज करो वो वेट हैवी वेट है, कोई मेटल की चीज़ है, उसके पाँव पे गिर गया, उसका पाँव की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, तो उसकी सिविरिटी भी हाई होगी। अब उस सूरत में फिर आप उसको कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। जब आपने उसकी कैलकुलेशन कर ली, उसको इवेलुएट कर लिया, ठीक है ना, मतलब आपने जब उसको कैलकुलेट किया तो आपने देखा कि ये किस ब्लॉक के अंदर फॉल कर रहा है आपका रिस्क लेवल, इसको कहते हैं एवेलुएशन या एनालिसिस, ठीक है ना। मसलन अगर रिस्क लेवल 16 आ गया, तो इसका मतलब है कि अब वो हाई लेवल का रिस्क है। अब अगला स्टेप आपका शुरू हो जाता है कि उसके कंट्रोल मेजर्स प्लेस करना, ठीक है ना। कंट्रोल मेजर प्लेस करने से मुराद है कि उसके कंट्रोल मेजर सजेस्ट करना, आप रिस्क असेसमेंट के अंदर ही आप उसके कंट्रोल मेजर ही भी सजेस्ट करेंगे, वो भी कर लेंगे। फिर अगला स्टेप क्या होता है कि आप जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको आप मतलब है कि रिकॉर्ड करेंगे एक रिपोर्ट की फॉर्म में, यानी उसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में लिखेंगे। मतलब जुबानी कलामी नहीं होगी ये रिस्क असेसमेंट, इसके लिए रिपोर्ट बनेगी। फिर अगला स्टेप क्या होता है रिस्क असेसमेंट का, इसको आपने रिव्यू भी करना होता है, अपडेट भी करना होता है, ठीक है ना। मसलन अगर आपने एक रिस्क असेसमेंट अभी की है, तो 6 महीने के बाद आप दोबारा जाके उस डिपार्टमेंट की रिस्क असेसमेंट करेंगे। आप देखेंगे कि क्या जो पहले आइडेंटिफाइड किए थे हमने रिस्क, उसका कंट्रोल मेजर सामने प्लेस किए थे, तो क्या उसके अंदर कोई बेहतरी आई या नहीं आई। तो ये स्टेप्स होते हैं आपकी, अगर सीक्वेंस में देखें कि सबसे पहले आप अपना मेन जो एरिया है उसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, एक और फैक्टर है इसमें, जब आप अपनी एक्टिविटीज को लिस्ट करते हैं और हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें फिर आप ये भी देखते हैं कि उस हैजर्ड से नुकसान किसको हो रहा है और किस लेवल का हो रहा है, जिसको हम लाइकलीहुड और सिविरिटी कहते हैं, ठीक है ना। जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप उसकी रिपोर्ट बनाएंगे एनालिसिस करके, और फिर आप उसकी रिपोर्ट प्रेजेंट कर देंगे जिसमें प्रपोजल्स होंगी आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, कंट्रोल मेजर्स की प्रपोजल्स होंगी, और फिर आप उसको रिव्यू करते रहेंगे एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। सो जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मैसेज दे दिया है कि आपको समझ आ गई है, दैट्स वंडरफुल कि माशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं, और आप मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी और बढ़ेगी। सो नाइस ऑफ यू, ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड कंट्रीब्यूशन। और इंशाल्लाह ताला हम कल मिलेंगे अपने चौथे टॉपिक के साथ, फोर्थ जो हमारी क्लास है उसके साथ। तो आप काइंडली, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो एलएमएस भी ज्वाइन करें उस कोर्स को भी, उसमें मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा, आपको फ़ायदा होगा। और दूसरा, आपने उसके अंदर रिव्यूज़ भी, अपने एक प्रोफाइल बिल्डअप कर लें, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट लगेंगे। और फिर जब आपका कोर्स मुकम्मल हो जाता है तो अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर लिखें, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, और आपकी आपके ख्यालात का भी पता चलेगा कि आपने कोर्स के अंदर क्या सीखा, कहाँ पे मतलब आपको मज़ीद नज़र आता है कि इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, वो भी आप अपनी सजेशन भी उसमें लिखें। ठीक है ना। अच्छी एक्टिविटी होती है, एक हेल्दी एक्टिविटी होती है, इसमें आपकी अपनी कैपेसिटी बिल्डअप होती है, आप कमेंट्स लिखते हैं, रिव्यूज़ लिखते हैं, तो आपको भी पता चलता है कि किस तरह एक फीडबैक लिखा जाता है, कमेंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ज़रूर करें। चलें, खुश रहें, आबाद रहें। सो नाइस ऑफ यू एंड थैंक यू, टेक केयर।